वेलकम टू द मार्कर क्लास। और हमारे झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स, जैक के स्टूडेंट, तो आज हम लोग तैयार हैं अपने फिजिक्स के क्वेश्चंस के साथ, जो कि फर्स्ट चैप्टर कवर करता है। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स को भी अपलोड करेंगे। और आप लोगों के लिए मजेदार बात ये होगी कि इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपके बोर्ड के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप समझकर, पढ़कर, परख कर जाते हैं और लिखते हैं तो आप निश्चित ही बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं और सीधे सीधे बात क्वेश्चंस में, बिना किसी डीले के। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। फिजिक्स में हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आज के बाद हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स इसी तरह एक एक करके कवर करते जाएंगे। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे ये सारे PYQs हैं, जिसको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये 2017 से लेकर के 2024 तक पूरे के पूरे क्वेश्चंस कवर हो गए। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं, क्वेश्चंस भी, उसके आंसर्स भी, और जहां जरूरत पड़ी तो हम लोग उसको डिराइव भी करेंगे, हम लोग उसको डिफाइन भी करेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम लोग उसको सॉल्व भी करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। टू चार्ज्ड स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। यहां पर ये डिस्टेंस है d, ठीक है। exert a force F on each other. If the charges are doubled and the distance between them is doubled, then the force is। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए आप जब यहां पर देख रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ, जब आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए। ये कैसे होगा? ये बहुत सिंपल है। आप लोग अगर इसको ऐसे भी याद रखते हैं तो भी आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए टू चार्ज स्फीयर है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, दो चार्ज स्फीयर है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। चलिए अच्छी बात है। और दोनों के बीच में फोर्स जो लग रहा है, एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर, दोनों के बीच में फोर्स भी लग रहा है। बहुत अच्छी बात। मान लीजिए ये है Q1, ये है Q2, तो Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने देंगे। अब बोला जा रहा है कि अगर चार्जेस को डबल कर दिया, ठीक है, तो चार्जेस को हम लोग डबल कर देते हैं। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर चार्जेस को भी डबल करेंगे और डिस्टेंस को भी डबल करेंगे। चार्जेस डबल करते हैं, ये Q1 हो जाएगा 2Q1, Q2 हो जाएगा 2Q2, और डिस्टेंस को भी डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2d का होल स्क्वायर। बताइए कोई फर्क पड़ा या नहीं? ये हो जाएगा 4Q1 Q2, और ये हो जाएगा 4d स्क्वायर, 4 कैंसल। देखिए ये जो वैल्यू है ये इनिशियल वैल्यू के बराबर आ गया, मतलब कि यहाँ पर जो फोर्स रहेगा वो फोर्स ए, ऑप्शन सही है। चलिए आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार। सबसे छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है? आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिए, दिल में उतार लीजिए, लेकिन ये वैल्यू होता है ये, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको हमेशा याद रखिए। अब देखते हैं यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल इज। जब हम लोग मेटल की बात करते हैं तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट। तो यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे मेटल सरफेस की तो ये होगा इनफाइनाइट। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट इज। एप्सिलॉन नॉट होता क्या है? इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जब बात करेंगे तब इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा बी। इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? बी। चलिए देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देख लें। देखिए, तो जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m-1 L-3 T4 और फाइनली A, मतलब कि एम्पियर। यहाँ पे करंट भी इन्वॉल्व होता है 2। और इस तरह से हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं किसका? एप्सिलॉन नॉट का, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन चारों ऑप्शन में कौन सही है? बिना किसी डाउट के ये है phi इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। phi इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे क्यू क्या होता है? क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज। ये चार्ज बाहर नहीं होने चाहिए, ये चार्ज अंदर होने चाहिए। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बिना किसी डीले के एकदम आराम से बात करेंगे हम लोग। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी विथ डिस्टेंस आर एज, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। एक ऑप्शन है 1 बाई आर एंड 1 बाई आर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 1 बाई आर स्क्वायर एंड 1 बाई आर, तीसरा ऑप्शन है 1 बाई आर स्क्वायर एंड 1 बाई आर क्यूब, और चौथा ऑप्शन है 1 बाई आर क्यूब एंड 1 बाई आर स्क्वायर। आपको किसके किसके बीच का वेरिएशन देखना है? तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल है, ठीक है। किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो इसका सबसे सही आंसर है डी। तो हमेशा याद रखिएगा, एक सेकेंड, देखिए इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जब भी हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जब वेरी करता है डिस्टेंस के साथ, तो ये रिलेशन क्या होता है? तो ये रिलेशन होता है 1 बाई आर क्यूब एंड 1 बाई आर स्क्वायर। मतलब ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 100 नैनो कूलम, अच्छी बात है, 100 नैनो कूलम, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। देखिए आपको जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन बनाना हो तो आप बस इतना कीजिए कि यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कीजिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग जस्ट थोड़ी देर बाद ही पढ़ने वाले हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है टोटल चार्ज इक्वल्स n टाइम्स e। ये टोटल चार्ज दिया हुआ है भाई, टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है? 100 नैनो कूलम। 100 नैनो कूलम लिख देते हैं, नैनो मतलब 10 टू द पावर -9 कूलम। n, तो यहाँ पर हमको n का वैल्यू निकालना है। क्यों? क्योंकि वो पूछ ही रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाकी बचा e, जो कि इलेक्ट्रॉन का बेसिक चार्ज होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं सबसे छोटा चार्ज, जो थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे। 10 टू द पावर -9, यहां पर आप देखिएगा, एक सेकेंड, हाँ 10 टू द पावर, यहां पर देखिए 10 टू द पावर -19, ठीक है। यहाँ पे कूलम भी लिख देते हैं, कूलम कूलम कट जाएगा, तो n इक्वल्स आता है 100 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, डी। यही है करेक्ट ऑप्शन। आप लोग एक बार कॉपी कलम लेकर के इसको देख भी सकते हैं और इसको एक बार यूज भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को। आसानी से आपको ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स होता है न्यूटन, चार्ज होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। एकदम बिना कोई भी ऑप्शन रहे आपको इसी ऑप्शन को हिट करना है। चलिए हम लोग आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पे देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे अभी। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पर हम लोग इसको एक मिनट थोड़ा सा साफ भी कर दें ताकि, हाँ अब देखते हैं हम लोग यहां पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम लोग बात कर रहे थे when an electric dipole is placed in uniform electric field it experiences। जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? क्या वो फोर्स है, क्या वो टॉर्क है, क्या वो दोनों है, या फिर दोनों नहीं है? तो वो है प्योर टॉर्क। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कहीं टॉर्क अगर है, हाँ भाई है, बिल्कुल है। ये देखिए ये है इसका करेक्ट आंसर कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो हम लोगों को टॉर्क एक्सपीरियंस करता हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखेगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए चार्ज Q इज एनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r। चलिए भाई ठीक है,
तो यहां पर देखें, देखिए तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं चार्ज Q इज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R। ठीक है, इफ द रेडियस इज डबल्ड, अगर हम रेडियस बढ़ा दें, देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, कुछ नहीं होगा, रिमेन अनचेंज्ड। क्यों? क्योंकि आप देखिए फ्लक्स बराबर होता है एनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ पे कहीं भी साइज का जिक्र हुआ है? क्या कहीं रेडियस की बात हुई है? नहीं। आप रेडियस बढ़ा दीजिए, आप रेडियस घटा दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है फ्लक्स में। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? चार्ज Q इज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ये एक गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज है। अब बोला जा रहा है कि ऑफ रेडियस R, इफ द रेडियस इज डबल्ड। चलिए ठीक है, अब इसको बड़ा सा हम लोग एक गोला बना देते हैं। तो इसका रेडियस कम था R, इसका रेडियस हो गया 2R। उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर एनक्लोज चार्ज Q ही है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट मतलब जो मीडियम है वो मीडियम ही है। तो हम लोगों के लिए सही ऑप्शन क्या है? रिमेन अनचेंज्ड। चलिए फिर आते हैं हम लोग 11 नंबर के क्वेश्चन में। ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज, देखिए जब भी कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं और वही या तो एटम से बाहर जा सकते हैं या एटम के अंदर आ सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या प्रोटॉन के बारे में ऐसा कुछ पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर रहता है एंड फॉर देम इट इज़ नॉट अलाउड कि आप अंदर जाइए फिर आप न्यूक्लियस से बाहर चले जाइए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जब भी आपको ये पता चले कि अच्छा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो आप ये मत कहिएगा उसमें प्रोटॉन ज्यादा है, आप उसमें ये कहिएगा कि इसमें डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन की भारी कमी हो गई है। बात समझ रहे हैं? चलिए तो हम लोग फिर यहां के बाद अब आते हैं हम लोग अगले पेज में और देखते हैं कि और क्वेश्चंस हमारे पास क्या है। देखिए हमारे पास क्वेश्चंस क्या है। 2 point charges of 3 microcoulomb and 4 microcoulomb repel each other with a force of 10 Newton. बहुत अच्छी बात। If each is given an additional charge of minus 6 microcoulomb, then the new force will be, देखिए यहाँ पे दो चार्ज है, हम लोग इसको बनाते हैं Q1 Q2, ये एक चार्ज ये एक चार्ज। चलिए Q1 का वैल्यू क्या है? 3 माइक्रोकूलम। तो 3 माइक्रोकूलम की जब बात करते हैं तो वो होता है 10 टू द पावर -6 कूलम और 4 माइक्रोकूलम तो ये होता है 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे दिया है, बहुत अच्छी बात। डिस्टेंस सॉरी यहाँ पर फोर्स दे दिया है, वो बहुत अच्छी बात, 10 न्यूटन। ठीक है, अब बोल रहा है इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ, तो मान लीजिए इसमें हम और एडिशनल चार्ज देते हैं -6 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम और इसमें भी -6 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। तो यहाँ पर देखिए 3 -6 कितना हो जाएगा? -3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। 4 -6 क्या हो जाएगा? -2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। तो हमको क्या करना है? हमको यहाँ पर निकालना है। अब बताइए नया फोर्स क्या होगा। तो एक बात बताइए, जब फर्स्ट वाला केस था, ये फर्स्ट वाले केस की जब हम बात कर रहे थे उसमें फोर्स दिया है, हाँ दिया है, चार्जेस दिए हैं, हाँ दिए, क्या डिस्टेंस दिया है? नहीं। डिस्टेंस को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, आप अपनी सुविधा के लिए इसको एक भी मान सकते हैं, आप एक मान लीजिए। ठीक है, तो पहले वाले केस में F इज इक्वल टू होता कि दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको शॉर्ट में हम लोग K भी लिखते हैं। ठीक है, Q1 Q2 बाई 1 का स्क्वायर, और यहाँ सारे के सारे वैल्यूज ऑलरेडी मेंशन्ड है। अब बताया जा रहा है F डैश इज इक्वल टू K। अब यहाँ पर नया चार्ज है Q1 डैश, नया चार्ज है Q2 डैश, लेकिन डिस्टेंस वही है। वो पूछ रहा है नया फोर्स क्या होगा, दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको बस इसको डिवाइड कर देना है, K गया, ये गया, काम खत्म। अब यहाँ पर देखिए आपको पुराना वैल्यू अवेलेबल है, नया वैल्यू अवेलेबल है, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे 10 अवेलेबल है, तो आपको F डैश निकालना है। मान लीजिए इसका कुछ भी काट के हम वैल्यू लाते हैं X, तो X इज इक्वल टू हो जाएगा 10/F डैश। तो F डैश इक्वल्स क्या होगा? 10/X। मैंने आपको मेथड बता दिया।
अब हम लोगों को बस इतना देखना है कि इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू आता है 5 न्यूटन। आप लोग खुद से इसको सॉल्व करके देखिएगा, एकदम आसानी से आएगा 5 न्यूटन, यहाँ पे वैल्यू आएगा 2। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P, डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है, तो इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, तो यहां डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज लाइंग अलोंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री। जब हम पूरा का पूरा डाइपोल को रोटेट करते हैं 90 डिग्री से, तब क्या होगा, तो हम लोगों को ये आंसर मिलेगा। इसको मत भूलिएगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल है ऐसा, कैसा, प्लस Q माइनस Q, हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इसको ऐसे घुमा करके ऐसे घुमा दें, मतलब ये, अब देखिए माइनस Q इधर आ गया, प्लस Q इधर आ गया, तो उस समय जो नेटवर्क डन होगा वो क्या होगा, तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये याद रखने वाली बात है कि ये होगा PE। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, तो हम लोग आते हैं अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं हमारे लिए, कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए वेट कर रहा है। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखते हैं। आइए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट। अगर कोई दो चार्ज है, दोनों के बीच में, अगर कोई चार्ज है, दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा हो, तो उस फोर्स को कहते क्या है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच इज स्ट्रॉन्गर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब भी बात आती है कि कौन सा फोर्स सबसे वीकेस्ट होता है, तो याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग टू बॉडीज। अगर दो बॉडी है, मतलब यहाँ पर चार्ज की बात हो रही है, चार्ज बॉडी है, तो दो चार्ज पार्टिकल है या चार्ज बॉडी है, उनके बीच में चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। मास की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स द वीकेस्ट फोर्स माना जाता है और होता भी है। इसलिए हम लोग यहाँ पर जवाब क्या देंगे, बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच इज स्ट्रॉन्गर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द स्ट्रॉन्गर वन, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वीक फोर्स होता है, इसको याद रखेंगे। व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इसको बहुत प्रॉपरली आप समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इनविजिबल इमेजिनरी लाइंस, आपको वो दिखने वाला नहीं है, वो इमेजिनरी लाइन है। कहां से निकलता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये निकलता है पॉजिटिव चार्ज से और जाता है नेगेटिव चार्ज में। अगर मान लीजिए कि कभी भी ऐसा हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, तो आप एकदम आराम से समझ जाइएगा, ये जहां से निकला है वो पॉजिटिव चार्ज है, जहां जा रहा है वो नेगेटिव चार्ज है। दूसरा बात ये पूछ रहा है, मेंशन एनी टू ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। तो देखिए पहला तो इसका प्रॉपर्टी यही है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड गोज टू नेगेटिव चार्ज या टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इफ देयर आर नो नेगेटिव चार्ज नियर बाय, तो ये एक्सटेंड हो जाता है और चला जाता है इंफिनिटी तक। उसके बाद की बात करते हैं, दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इस बात को याद रखिएगा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं अब अगली क्वेश्चन में। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना। चलिए देखा जाए, पेन के कलर को बदल करके देखते हैं कि इसमें कोई अच्छा कलर, हाँ ये कलर तो काफी अच्छा है। चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं, इसी कलर से बात करेंगे हम लोग। देखिए
तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, चलिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कितना प्रोड्यूस हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर 1.8 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। बोलिए ठीक है, ये भी थोड़ा देखने में हमको लगता है कुछ खास नहीं लग रहा होगा। यहाँ देखें, ये बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छा फीलिंग भी देगा आपको। चलिए देखते हैं दूसरा। हाँ, अब देखिए ये आएगा मजा, यहां पर आपको पता चल जाएगा अच्छे से। देखिए तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई, कितना है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.8 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। अब तो एकदम अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है भाई 2 सेंटीमीटर। कभी भी जब एक यूनिट एसआई में दिया हो तो आप कोशिश कीजिए कि जो सीजीएस यूनिट है उसको भी एसआई में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 0.02। कैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, डिवाइडेड बाय 100। आप डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिएगा तो ये मीटर में बदल जाएगा, सिंपल। हाँ ठीक है, 2 सेंटीमीटर को हम लोगों ने मीटर में बदल दिया। अब उसके बाद कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोगों को निकालना है। तो वो वैल्यू क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में रखना है, इवन आपकी ये टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए कि आप जैसे ही हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, आपके तुरंत मुंह में जबान में ये बात आनी चाहिए कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस। हमको क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। जनरली हमको ये निकालना है, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल्स क्या होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको उठा के इधर ले आए, ई और फिर डी। बोलिए होगा कि नहीं, हाँ भाई होगा, बहुत अच्छी बात। अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्यों किए ऐसा, चलिए अभी बताते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 और 2 मिलकर के कितना बन जाता है 4। कितना बन जाता है 4, और हम लोग फिर इसको गायब कर देते हैं क्योंकि इसको तो मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब याद कीजिए तो आपको याद आएगा, क्या याद आएगा, वो ये कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं, वो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं, देखिए लैम्डा इक्वल्स ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लेते हैं, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखा हुआ है, लिख देते हैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक। डी का वैल्यू लेते हैं, मतलब डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, जिसको हमने कुछ ही देर पहले मीटर में बदला था, 0.02 मीटर डिवाइडेड बाय। अब देखिए यहाँ पे ये 2 है, हाँ भाई 2 है, 2 रहेगा भी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना था, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, कुछ भी नहीं बचा। देखिए यहाँ पर हम लोग अगर इसको उड़ा दें तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, और इसको उड़ा दें तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे। बोलिए लिखेंगे कि नहीं, हाँ भाई बिल्कुल लिखेंगे। अब देखिए 9 दूनी 18 और ये 18 गया तो अब बचा क्या, कुछ आसानी सा यहां पर हम लोगों को आंसर मिल जाएगा, जो बहुत आसान है कि नहीं। देखिए तो ये काट दिए, ये काट दिए, तो हम लोग को बचा क्या, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 10 टू द पावर 5, यहाँ पे देखिए ये 9 है, और 10 11 12 -12। बोलिए होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। तो 10 टू द पावर क्या आएगा -7।
अच्छा, अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है? टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, मतलब कूलम पर मीटर। बोलिए, ठीक है, यही इसका आंसर है। एकदम सिंपल, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। चलिए, तो हम लोग 17 नंबर तक बना लिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखते चलते हैं। स्टेट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है? देखिए, टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है, फॉर अ सिस्टम टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चलिए, इस बात को हम लोग ऐसे भी देखते हैं। मान लीजिए कि U मतलब कि यूरेनियम 92 235 को अगर हम लोग स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करा दें तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहां पर हमको बेरियम मिलेगा, फिर क्रिप्टन मिलेगा, और उसके साथ हमको 3 नया न्यूट्रॉन भी मिलेगा और बहुत सारा एनर्जी मिलेगा। अब आपको करना क्या वो देखिए। रिएक्शन से पहले टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये लिखा हुआ क्या है? ये लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? 92। रिएक्शन के बाद टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? 92। तो एक बात बताइए कि ऐसा सिस्टम था जिसमें कि यूरेनियम और न्यूट्रॉन मिल करके बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन में टूट गया, बट क्या टोटल नंबर ऑफ चार्जेस चेंज हुआ? नहीं। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मींस फॉर एनी गिवन सिस्टम टोटल नंबर ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। चलिए, तो फिर हम लोग आगे आते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। ये क्या होता है? देखिए, इसको समझने और भी आसान है। मान लीजिए कि मैं आपको देता हूं एक ऐसा बॉडी जो अनचार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। अब मैं कहता हूं आप इसे नेगेटिवली चार्ज बॉडी बना दीजिए। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाने के लिए मन में सबसे पहली बात आती है, कैसे? इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन डालना शुरू करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। बताइए, ठीक है। इसमें हम ऐसे करते करते 5 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भी डाल सकते हैं। क्या 5.5 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? क्या एक इलेक्ट्रॉन को काट के डाला जा सकता है? नहीं। इसका मतलब है कि हम जो टोटल चार्ज इसमें देंगे वो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा या 600 इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी होगा, ये नंबर इंटीजर होगा। तो n स्टैंड्स फॉर इंटीजर। ये नंबर क्या है? इंटीजर। और ये है फंडामेंटल चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा इंटीजर टाइम्स बेस या फंडामेंटल चार्ज होता है। फंडामेंटल चार्ज मतलब इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब आगे बढ़े हम लोग। यहां तक मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह का आपको कोई इशू होगा, और हम लोग आसानी से यहां पर देख रहे हैं आप लोग 19 नंबर में पहुंच गए हैं। और अब हम लोगों के पास 19, 20 और 21 यही क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए 19, 20 एंड 21 ये 3 सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसको जैसे ही कर लेंगे हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। बताइए, ये एक बहुत इजी डील है जिसको हम लोग आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, फिर हम लोग इसको कंप्लीट करके ही देखते हैं, ठीक है। देखा जाए, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट इतना इज इंक्लाइंड 30 डिग्री। तो चलिए पहले डाइपोल मोमेंट देखते हैं, क्या है भाई डाइपोल मोमेंट, ठीक है। देखिए, डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी से दिखाते हैं। हाँ भाई, पी से दिखाते हैं। डाइपोल मोमेंट दिया हुआ कितना है? 4 × 10 टू द पावर 4 × 10 टू द पावर -19 कूलम मीटर। गुड। नेक्स्ट, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, मतलब ये एंगल दिया हुआ है कितना? 30 डिग्री। उसके बाद विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। चलिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया है? तो वो दिया है 5 × 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। बहुत अच्छी बात।
कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। बोलिए होता है कि नहीं? हाँ भाई होता है। P का वैल्यू क्या है? 4 × 10⁻⁻19। आप कंफर्म कर लीजिए, यहाँ पे -19 नहीं, सॉरी यहाँ -9 है। देखिए फिर से देखने का ये फायदा हुआ, ये -9 है बच्चों, ये है -9, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे -9, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -9, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 × 10⁴, जो बिल्कुल सही है। और उसके बाद साइन थीटा में हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 5 चौका 20 इंटू 10⁻⁻9 10⁴, तो हम लोग लिखेंगे -9 + 4, और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ। तो ये इससे कट करके हो जाएगा 10 × 10⁻⁻5, और फाइनली आप लिखने वाले हैं यहाँ पर 10⁻⁴। टॉर्क है, टॉर्क का मतलब होता है न्यूटन मीटर। टॉर्क का ऐसा यूनिट वही होता है जो वर्क का होता है, न्यूटन मीटर। लेकिन इसको जूल मत कहिएगा, क्योंकि कह नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन कहते नहीं हैं, तो यहाँ पर हम लोग न्यूटन मीटर ही लिखेंगे। तो टॉर्क का वैल्यू यहाँ पर आ गया आपको न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी। अगर दिक्कत होगी तो इस वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से फिर से समझ लीजिएगा, और अगर उसके बाद भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं और प्रिसाइसली, ठीक है। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखा है, बट ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही लॉन्ग भी है, इसको हम लोग प्रॉपरली एंटरटेन करेंगे और उसके बाद हम लोग आसानी से ये चैप्टर खत्म कर देंगे। इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अगर इतना बात आप लोग प्रॉपरली पढ़ लें तो मोर और लेस सारे के सारे क्वेश्चंस को कभी ना कभी ईयर में रिपीट करते ही हैं। तो इतना क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आप कह सकते हैं रिसोर्सफुल भी होगा और बहुत हेल्पफुल भी होगा। आइए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से। 20th क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक बात सुनिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली एन अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस हैविंग सेम वैल्यू, opposite nature and must have some distance between them. This is called electric dipole. Electric dipole क्या होता है? फिर से एक बार, electric dipole. तो electric dipole is an arrangement. यहाँ क्या पूछा है? Electric dipole moment. तो moment से पहले आप dipole जानिए। Electric dipole is an arrangement of two charges having same value, opposite nature and must have some distance between them. यहाँ बाय चॉइस हम डिस्टेंस लेते हैं 2a, ठीक है। ये 2a लेने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन हम उन रीजंस पे नहीं जाते हैं। बस खाली अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि 2a लेने से आपको काफी फायदा होगा, ठीक है। तो अब आते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है उसको हम लोग p से डिनोट करते हैं। वो होता क्या है? दोनों में से किसी भी एक चार्ज को लीजिए, केवल वैल्यू, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस से, मतलब 2a हो गया। यही डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर एक एरो भी लगाइएगा। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो आपके मन में एक सवाल आएगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। Derive an expression for the electric field at a point on axial position of an electric dipole. चलिए हम लोग एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये है एक चार्ज, ये है दूसरा चार्ज, ये है +q, ये है -q। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 2a। ये है A, ये है B, इसका मिड पॉइंट O, ठीक है। एक्सियल लाइन क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं डाइपोल, इसी लाइन पे हम लाइन अगर एक्सटेंड कर दें, ऐसे करके अगर हम लाइन एक्सटेंड कर दें तो इसको हम लोग एक्सियल लाइन कहते हैं। एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए कि हमको इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P, जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर है।
तो हम जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उस पॉइंट पे हम रखते क्या है, एक टेस्ट चार्ज। यहाँ पे रखेंगे एक टेस्ट चार्ज। अब बताइए माइनस चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट, ऐसे, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। तो यहां पर ये है, ये जो फोर्स लग रहा है ये माइनस चार्ज की वजह से इस पे लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छी बात। तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम P टू B, मतलब P से B की ओर जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में फील्ड होता है। फिर से, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में फील्ड होता है, इस बात को कभी मत भूलिएगा। ये इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो उस डायरेक्शन में फोर्स है तो उसी डायरेक्शन में फील्ड है, इसकी वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगा वो होगा AP, A से P की ओर। बड़ा फील्ड कौन सा है, ये। क्यों, क्योंकि टेस्ट चार्ज से ये ज्यादा नजदीक है, ये चार्ज टेस्ट चार्ज को ज्यादा जोर से खींचेगा और ये दूर होने की वजह से उस पर कम रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो ज्यादा बड़ा फोर्स ये है। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा बताइए, सॉरी नेट फील्ड क्या होगा बताइए। तो नेट फील्ड होगा बड़ा फील्ड माइनस छोटा फील्ड, EPB माइनस EAP। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0। ठीक है, पहले हम लोग ये निकाल रहे हैं छोटे फील्ड की वजह से, तो यहाँ पे लिखेंगे Q बाई, ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये होगा R डिस्टेंस, और ये देखिए 2A है तो ये होगा A, तो R माइनस A ये डिस्टेंस है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस। अब EAP मतलब इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे 1/4πε0, वेल एंड गुड, Q बाई, बताइए यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, तो ये हो गया R और ये हो गया A, तो R प्लस A का होल स्क्वायर हो गया। अब आप एक बात, ये माइनस चार्ज था, आपने यहाँ पर माइनस नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करते हैं तो चार्जेस के ऊपर जो भी उसका नेचर होता है वो नहीं दिखाते हैं, नेचर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब बताइए इसमें हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, चलिए जो ले सकते हैं सब ले लेते हैं। Q लेते हैं, 4πε0 लेते हैं, ये क्या होगा 1/r माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, आते हैं यहाँ पर Q बाई 4πε0, यहां देखिए R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या बचेगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलिए बचेगा कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा तो आप पूछेंगे। चलिए इसको मिटा दिया जाए ताकि हम लोग फर्दर और इसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकें। ठीक, तो यहां देखिए E इक्वल्स Q बाई 4πε0, एकदम बच्चा वाला, एकदम बच्चा वाला, कुछ नहीं बच गया, एकदम बच्चा वाला कैलकुलेशन है। R प्लस A का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस, इसका क्या होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA, ब्रैकेट हटा देंगे तो होगा माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2RA होल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बताइए कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2RA हो जाएगा 4RA, क्या इसको हम लोग 2A इंटू 2R नहीं लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अभी अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े हैं Q इंटू 2A को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो 1/4πε0 Q इंटू 2 हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, 2R, 2 को आगे लिख देते हैं, ये R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो हम जानते हैं कि उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा बड़े फील्ड की तरफ होता है। तो ये है आप लोगों के लिए एक क्लू कि
डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा बड़े फील्ड की तरफ होता है। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने यहाँ पर फिगर बनाया था, उस फिगर में जो डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, P से B की तरफ, P से B की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं P to B, डायरेक्शन इज P to B, दैट्स इट, हो गया खत्म, इतना ही था। तो आप गए हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में, तो लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग इंटरटेन करके देख ही लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको और इलेबोरेट करके बताऊंगा, है कि नहीं। चलिए, तो हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पहुंच गए, स्टेट एंड डिराइव गॉसेस लॉ। ठीक है, देखिए गॉसेस लॉ कहता है कि अगर कोई एनक्लोज सरफेस है, enclosing चार्ज Q, देन ये क्लोज सरफेस होगा, एकदम क्लोज सरफेस, enclosing चार्ज Q, देन अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा। हाँ भाई निकलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलता है, ये जब भी किसी सरफेस को पार करता है तो उसे फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो करते हैं। ये फ्लक्स जो होगा इस केस में हमेशा होगा एनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, वही यहां पर लिखा हुआ है स्टेट एंड डिराइव गॉसेस लॉ। चलिए कर लेते हैं, इसमें क्या है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये है हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन का आंसर, चलिए हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है यूजिंग दिस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। बहुत आसान है, बहुत मार्क्स स्कोरिंग है। चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गॉसेस लॉ को डिफाइन कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गॉसेस लॉ को डिराइव करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा इनक्लोज सरफेस लेते हैं जो कैसा है, स्फेरिकल है। इसके सेंटर में हम एक चार्ज रख देते हैं, ठीक है भाई, रख दिया। इसका रेडियस है r, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला, छोटा सा एरिया लेते हैं, एकदम छोटा सा एरिया, और एरिया वेक्टर भी ले लेते हैं यहाँ पे जो होगा ds, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ds एक ही डायरेक्शन में है, तो छोटा सा फ्लक्स होगा, छोटा सा फ्लक्स होगा। वो छोटा सा फ्लक्स क्या होगा, छोटा सा फ्लक्स होगा E डॉट ds। दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट होता है E ds cos थीटा, तो यहां दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो cos 0 डिग्री, तो d फाई इक्वल्स हो जाएगा E ds। बोलिए होगा कि नहीं, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स देखिए, ऐसा छोटा छोटा हम बहुत सारा एरिया मान सकते हैं, सारे एरिया से छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा और सारे के सारे छोटे छोटे फ्लक्स बनाएंगे। हम सारे छोटे छोटा फ्लक्स को जोड़ देंगे तो हमको नेट फ्लक्स मिलेगा। जोड़ने के उस मेथड को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ऑफ डी फाई, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ऑफ ई डी एस। बोलिए होगा कि नहीं, हाँ भाई होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ds, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ ds। ds था क्या, छोटा सा एरिया। अब किसी सरफेस, किसी स्फेयर का छोटा छोटा सरफेस एरिया को जोड़ देंगे तो वो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होगा। इसका टोटल सरफेस एरिया होगा क्या, 4 पाई r स्क्वायर, कहानी खत्म। दिस इज फ्लक्स बाय जनरल मेथड। गॉसेस लॉ लगाते हैं, यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि अब हम लोग यहां पर देखेंगे ये कि देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस चार्ज की वजह से इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाय जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 4 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर गया, 4 पाई गया, बचा क्या, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बचा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही गॉसेस लॉ का डेरिवेशन है, सिंपल डेरिवेशन, कुछ करना ही नहीं था, बहुत सिंपल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे
इसका एक एप्लीकेशन जो दिया हुआ है उसके बारे में, और इसके साथ ही हम लोगों का ये चैप्टर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कहता क्या है, देखिए ये कह रहा है यूजिंग दिस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। चलिए बहुत अच्छी बात, ये एक वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, कितना लंबा है नहीं पता। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पर देखिए ये वायर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे बना दिया जाए अच्छा रहेगा। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कितना चार्ज है, इनफाइनाइट लेंथ है तो चार्ज भी इनफाइनाइट होगा, है कि नहीं। हाँ, हम लोगों को क्या नहीं पता है, हम लोग पता है नहीं है इसका लेंथ, हमको और क्या नहीं पता है, हमको ये नहीं पता है कि इसमें चार्ज कितना है, लेकिन क्या पता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है चार्ज बाय लेंथ। तो हम मान लेते हैं कि इसका एक लेंथ ले लेते हैं L, और हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर, मान लीजिए यही वो पॉइंट है जो कि इससे परपेंडिकुलरली r डिस्टेंस पे है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, सब सही। हाँ, तो हम इसका एक लेंथ ले लेते हैं, ये लेंथ कितना लेंगे, मान लीजिए कि ये लेंथ ले लिए L, इस लेंथ में कितना चार्ज होगा, मान लीजिए कि इसमें चार्ज होगा Q। अब यहां पर हम लोग ऐसे करके एक इमेजिन करते हैं गॉसियन सिलेंडर। याद रखिएगा गॉसेस लॉ जब भी लगाते हैं तो एक क्लोज सरफेस बनाते हैं, वो क्लोज सरफेस 3D सरफेस होना चाहिए और वो किसी भी शेप का हो सकता है। जिस शेप के ज्योमेट्री के साथ आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, आप उसी शेप को लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार ये सिलेंडर बनाएं या स्फीयर बनाएं, आप ये रेगुलर सरफेस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ फिलहाल हम लोग चीज़ों को बहुत ईजी रखेंगे, इसलिए सिलेंडर लेते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा। हाँ भाई निकलेगा। यहाँ पे छोटा सा एरिया मान लेंगे, हम मानेंगे, तो उस एरिया को ds भी बोलेंगे, है कि नहीं। अब बताइए यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, ये E है ये ds है, तो करना क्या है, कुछ नहीं, चलिए अब कर देते हैं। यहाँ पर देखिए छोटा सा फ्लक्स होगा, हाँ भाई होगा, छोटा फ्लक्स बराबर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे E डॉट ds। जब E और ds दोनों सेमी डायरेक्शन में तो होगा E ds cos 0 डिग्री। बोलिए होगा कि नहीं, ठीक है। d फाई इक्वल्स E ds, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 1, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब बताइए अगर हमको टोटल फ्लक्स निकालना हो तो ऐसा छोटे छोटा बहुत सारा एरिया होगा, बहुत सारा एरिया, सारे के सारे एरिया से छोटा छोटा फ्लक्स निकलेगा डी फाई, सारा छोटे छोटा फ्लक्स डी फाई को जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। जोड़ने के इस मेथड को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्लोज सरफेस है इसलिए यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर EDS लगा दिए, बहुत अच्छी बात। तो फ्लक्स इज इक्वल टू E बाहर आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ds। हाँ भाई, इस सिलेंडर का हाइट है L, रेडियस है R, और हमको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH, 2 पाई R, तो यहाँ H नहीं L है तो हम लोग यहाँ पे L लिख देंगे। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रीव्यू, इसको देखते हैं भाई, थोड़ा सा इसको साइड कर दिया जाए ताकि हम लोग और भी लिख सकें, है कि नहीं। हाँ एक सेकेंड, देखिए अब लिखने का जगह हो गया, तो यहाँ पे लिखते हैं ये हो गया। अब हम लोग लिखते हैं अप्लाइंग गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या कहता है, गॉसेस लॉ कहता है टोटल फ्लक्स बराबर होता है इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको इनक्लोज चार्ज पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन ये पता है, तो Q की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, लैम्डा L, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह क्या लिख दिए, लैम्डा L, क्यों, क्योंकि लैम्डा का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, होता क्या है वो टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। तो मान लिया कि इसमें चार्ज है Q, इसका लेंथ है L,
लैम्डा डिफाइंड होता है, लैम्डा पता होता है, तो लैम्डा कांस्टेंट है, उसको एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा एल हो जाएगा क्यू, क्यू की जगह लैम्डा एल। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, इक्वेशन नंबर 2 का एलएचएस, इक्वेशन नंबर 1 का एलएचएस दोनों है सेम, तो हम लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं, इसके आरएचएस को इक्वेट कर देना है। चलिए भैया इसके आरएचएस को इक्वेट कर देते हैं, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल एल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आया लैम्डा बाई 2 पाई, इस एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख देते हैं और इस आर को बाद में। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर एट अ पॉइंट अराउंड। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा का पूरा PYQ एक बार में खत्म कर दिया, इतने कम समय में खत्म कर दिया। और अगर आप लोग इस पूरे PYQ को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव एंड में हैं और ज़रूर से आप बहुत अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बच्चों, आप लोग इसको देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा और बताइएगा, जहाँ कहीं भी दिक्कत हुई होगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे और इलेबोरेट करके बताऊंगा। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग।